नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को केबीएस पीआरटी पेडागॉजी सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो दिए गए हैं, जिसमें से एक वीडियो केबीएस पीआरटी पेडागॉजी के अंतर्गत आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका समग्र है और दूसरा वीडियो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का वीडियो है। इसी तरह आज हम लोग तीसरे वीडियो की बात करेंगे जो कि नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों से संबंधित होगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे पेडागॉजी के इस तीसरे वीडियो का। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हाँ दोस्तों, कितना ऊंचा टारगेट है इसका कद देखने की ज़रूरत नहीं है, जब उड़ने का हौसला है तो बस उड़ा जाए। आइए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए केबीएस पेडागॉजी पीआरटी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भाग दूसरा, क्योंकि एक तो हम लोग को मैराथन मिला है। देखिए दूसरे भाग का पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए सही है। देखिए आज के हम लोग के प्रश्न मिलेंगे तो ज़्यादा प्रश्न वृद्धि और विकास के होंगे और कुछ प्रश्न अन टॉपिकों के होंगे, क्योंकि वृद्धि और विकास से केबीएस में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहले हम लोग इस प्रश्न को हल करके वृद्धि और विकास के बारे में एक बार में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि हमको लगेगा कि हाँ हम वृद्धि और विकास के बारे में कुछ जानते भी हैं और इससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम बना भी दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, दोनों प्राकृतिक प्रक्रिया है। वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ चलती है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर पहले क्या हो जाएगा, पहले इसका उत्तर होगा वृद्धि स्वाभाविक है। अब वृद्धि स्वाभाविक है का मतलब क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि वृद्धि का मतलब पहले समझ जाइए, इसका मोटा मोटी शारीरिक वृद्धि से एक समझ जाइए, जैसे अंग में विकास होना, किसी अंग का वृद्धि हो जाना। जैसे मान लीजिए आपका हाइट 5 फीट है तो 5 फीट से आगे हो जाना, वज़न 2 किलो से 4 केजी हो जाना, ये सब वृद्धि है। ठीक है, तो वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए विकास का संबंध आपके कार्य करने से, आज आप टेढ़ा मेढ़ा क बना रहे हैं तो कल आप सीधा क भी बना सकते हैं। यह क्या है, तो यह विकास है। तो दोस्तों हम लोग का उत्तर नंबर 2 सही हो गया, क्या कि वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। आइए फिर कुछ और देखते हैं। आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखिए मात्रात्मक जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। क्यों, क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग अंतर समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। मात्रात्मक मतलब कि देखिए हम यह कह सकते हैं कि आपका वजन 40 केजी है, आपका वजन 50 केजी है, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, यह वृद्धि है। और विकास में देखिए विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। एक अंतर समझिए यहाँ पर, वृद्धि हम लोग की क्या होती है तो मात्रात्मक केवल होती है और विकास क्या होता है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। अब देखिए वृद्धि में एक और वृद्धि के बारे में जानिए। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। संरचना का मतलब कि स्ट्रक्चर, ठीक, और आकार का मतलब कि शेप। अब संरचना, अभी आप पतले दिख रहे हैं कल के मोटे हो जाए। शेप मतलब कि अभी आप जैसे मान लीजिए अभी आप छोटे हैं कल बड़े हो जाए। तो यह क्या है, यह परिवर्तन वृद्धि है। जब हमारे मानसिक यानी कि मेंटल, ठीक, उसके बाद सामाजिक यानी कि सोशल,
सोशल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे विकास कहते हैं। किस किस चीज़ों में, तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मतलब कि जैसे कि बालक स्टार्टिंग में दुख सुख को नहीं समझता है लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। और बौद्धिक, इसमें परिपक्वता। अब परिपक्वता क्या है, तो कह लीजिए मेच्योर, हम क्या कहते हैं कि अब हम लोग मेच्योर हो रहे हैं। तो जो मेच्योर होने वाली गुण है ना, यानी कि हम लोग का समझ बढ़ रहा है, हम लोग अब गलती सही को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, यह हम लोग का परिपक्वता हो गया, यानी कि समझ। तो उसे विकास कहते हैं। एक देखिए वृद्धि और विकास में एक क्या, एक तो वृद्धि हम लोग क्या होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब कि मापने से है। वैसे ही देखिए वृद्धि शरीर की संरचनाओं या आकार, मतलब कि स्ट्रक्चर या शेप पर निर्भर करती है। तो वैसे ही कह ले तो विकास हम लोग का मेंटल होता है, सोशल होता है, इमोशनल होता है, जो कि परिपक्वता यानी बौद्धिक कक्षों में परिपक्वता का विकास करता है। दोस्तों आप लोग बस 2-4 मिनट इस बात को सुनिए, उसका वृद्धि और विकास मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। और वृद्धि अभिवृद्धि दोनों एक ही शब्द है दोस्तों, ठीक है। आइए फिर कुछ और देखते हैं। अब देखिए आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइएगा। देखिए दोस्तों लिखने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, अपने दिमाग में बैठाना है। एक बार में नहीं बैठता है, आप 2 बार सुनिए, लेकिन ज़्यादा बैठाने का प्रयास करना है। और ज़्यादा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलने, देखिए टूटे फूटे शब्दों में ही बोलिए। लेकिन यदि आप बोलने की थोड़ा सा आदत रखते हैं तो आपको उस जिस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं उस कंसेप्ट में रत्ती भर का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य का मतलब कि आप देख सकते हैं। यदि मैं कल को आप मतलब कि सिड़किड़िया पहलवान बन के घूम रहे थे दुबले पतले, तो मैं कल भी आपको देखा, और आप 1-2 महीने के बाद खा के मोटे ताजे हो गए तब भी मैं आपको देखा, यानी कि बाह्य। इसको एक्सटर्नल रूप से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक आंतरिक यानी कि इंटरनल होता है एवं बाह्य एक्सटर्नल दोनों होता है। क्यों, देखिए अब मान लीजिए जैसे कि आप कल गंदा लिखते थे, आज अच्छा लिख रहे हैं, तो मैं तो इसको भी देख सकता हूँ ना। और आप की जो लिखने की क्वालिटी है वह अंदर की है। आपकी जो समझ बढ़ी, आपके अंदर जो संवेगात्मक बढ़ा, जो आपके पास सोशल इंटरेक्ट बढ़ा, जो आपके पास मानसिक क्षमता बढ़ा, इसको हम नहीं देख सकते हैं। तो यह हमारा आंतरिक हो गया। यानी क्या कि वृद्धि एक्सटर्नल होती है और विकास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने वृद्धि और विकास में इतनी चीज़ों को समझा। और देखते हैं कुछ। अब देखिए वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई एक अवस्था आएगी जब से आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विकास जीवन पर्यंत यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि देखिए यह आपकी बुद्धि का विकास करता है, यह आपके संवेग का विकास करता है, यह आपके सामाजिक मतलब कि सोशल पहलू का विकास करता है। इसलिए यह क्या होता है, तो यह जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अभी तक हम लोग ने इतना समझा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग वृद्धि और विकास में धीरे धीरे एक एक चीज़ों को आज समझेंगे, क्योंकि कई बार ज़्यादा अंतर तो ये रटवाने की तरह हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर कुछ और आगे बात करते हैं। अब देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है। यह जब रुक जाती है तब आ जाती है। अब देखिए बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, परिपक्वता। तो अभी मैं बताया कि वृद्धि कब रुक जाती है, जब परिपक्वता आ जाती है। देखियो दोस्तों ऐसे ही अंतर समझ के प्रश्न करने का ना मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और जो लोग बाकी है चैनल से जुड़ने के लिए, वो लोग चैनल से जुड़ जाए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, अभी नहीं, पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए दोस्तों मैं एक एक अंतर कितने अच्छे से आज समझाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को लगेगा कि मैंने आज कुछ नया सीखा।
बल्कि शब्दों से नहीं, आपको मैं प्रयोग के माध्यम से बताऊंगा कि वृद्धि और विकास क्या है। अभी तक आपने समझा ना कि वृद्धि मात्रात्मक कैसे है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक कैसे है। ऐसे ही हम लोग दोस्तों समझेंगे कि वृद्धि एक्सटर्नल कैसे है, विकास यानी डेवलपमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैसे है, ये सब हम चीज़ें समझे ना, वैसे ही हम लोग आगे समझेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, यह प्रश्न हम लोग का हो गया है। देखिए क्या कर रहा है, प्रसव पूर्व अवधि क्या है। अब देखिए प्रसव पूर्व यानी कि क्या कर रहा है, जब बालक की जैसे जब जन्म के सामने जो प्रसव होती है उसके पूर्व की अवधि क्या है। तो अब बताइए, जन्म से 2 वर्ष आयु तक की अवधि, यह कभी संभव है? तो आप कहेंगे नहीं। गर्भधान के दिन से 1 वर्ष की अवधि, ये भी नहीं। गर्भधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक की अवधि। तो देखिए प्रसव पूर्व अवधि क्या होती है, तो गर्भधान के दिन से बच्चे के जन्म की अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल विकास के किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहे किस अवस्था में बालक के जो भाषा का विकास है, मतलब कि वह सर्वोत्तम होता है। जैसे कह रहा है शैशवावस्था, फिर कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था, फिर कह रहा है क्या, कह रहा है क्या मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिए यहाँ पर इन चारों अवस्था के बारे में यदि आप जान जाते हैं ना, तो आपका एक प्रश्न कभी भी नहीं रोकेगा। तो पहले इसका उत्तर जान लीजिए कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा का अधिगम सर्वोत्तम होता है। तो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था जिसमें बालक के, यानी कि इसकी एज पहले जान लीजिए, तो 6 से 7 वर्ष के पास एज होता है, और इसी में बालक के अंदर भाषा का विकास सबसे अधिक होता है। अब देखिए पहले ऑप्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब कि शैशवावस्था के बारे में। देखिए जन्म से 2 वर्ष, पहले देखिए जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद देखिए दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। आधारभूत निर्माण की अवस्था, तेजी से विकास और परिवर्तन। विकास, विकास शब्द यूज किया है, तो विकास में जितने भी हम लोग अभी ने विकास में जितने भी हम लोग ने टर्मिनोलॉजी को पढ़ा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि संवेग से भी, मानसिक से भी, इसमें उसके होते रहते हैं। ठीक है, वही मध्य बाल्यावस्था की बात कर ले तो ये 6 से 7 वर्ष होता है। ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, अंकगणित संचालन करना शुरू कर देता है। फिर उत्तर वाली अवस्था की बात करें, 7 से 12 वर्ष के बीच उम्र हो जाती है, और हम लोग का जो पूर्व है ना ये 6 से चलता है, मतलब 6 या 7 से कर लेंगे आप, यही 9-10 तक। उसके बाद देखिए उत्तर वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष के बीच की उम्र से शुरू होती है। आंख और हाथ का समन्वय, सामाजिक प्रवृत्ति, तर्क। अब बालक बड़ा होता है तो समाज से जुड़ता चला जाता है। तो हम लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, किशोरा अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखिए पहले किशोरावस्था, आप लोग को पता है ना, किशोरावस्था आप लोग जानते हैं क्योंकि आपको बहुत बार बताया गया है। पहले इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया क्या, भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। दूसरा दिया है पढ़ाई के प्रति लापरवाह स्वभाव। तीसरा दिया है सोच मूर्त कार्यों में प्रतिबिंब होने लगती है। बुद्धिलब्धि में अचानक वृद्धि। तो देखिए हम अगर स्टेने हॉल साहब को देखते हैं तो उन्होंने बोला है क्या, किशोरा अवस्था तूफान का काल है। मतलब कि क्या, इसमें संवेगों का उथल पुथल जारी रहता है। बच्चा कहता है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, कभी अभी पैसे की उसको जरूरत हो जाएगी, अभी उसको मन करेगा कि मैं मतलब कि गृहस्थ वाला आश्रम जीऊँ, मतलब कि शादी कर लूँ, अभी बड़ा बिजनेस कर लूँ। मतलब कि सारे तनाव इसी में चलते रहते हैं। यानी कि किशोरावस्था भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किशोरावस्था चरण की कुछ विशेषता को हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। देखिए यौन अंगों में परिपक्वता, यानी कि जो उसके, अब आप लोग समझ रहे हैं, उसमें उसको अब परिपक्वता यानी समझ विकसित होने लगती है। मतलब कि अब जैसे दूसरे
लिंग के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ने लगती है। भविष्य के करियर के बारे में सोचना शुरू, हाँ, अपने वो भविष्य के बारे में भी चिंतित रहता है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। संज्ञानात्मक विकास, जैसे कि अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ठीक। अमूर्त रूप क्या, यानी कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में सोच रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग सोचते रहते हैं, आप लोग सोचते रहते हैं कि जैसे आपको नौकरी लग गई तो गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे। तो ये क्या है, अमूर्त चीज़ें हैं। अभी हमारे सामने गाड़ी नहीं है ना, हमारे सामने घर है, लेकिन इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। भावनात्मक उथल पुथल की घटना में वृद्धि हो जाती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जो मैं आप लोगों को बताया। आसानी से निराश होना, जैसे कि उच्च भावनाएं, कभी भी निराश हो जाएगा, कभी भी वह खुश हो जाएगा। यानी कि ये सब किशोरावस्था के संबंध में है। आइए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही किसी प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा जानकर चीज़ों को पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का यह उद्देश्य कभी नहीं रहता है कि आप लोग लिखिए, लेकिन आप लोग को कभी भी टाइम लगे तो आप लोग केवल एक बार देखते जाइए। विश्वास रखिएगा क्या कि आप लोग को एक एक टॉपिक धीरे धीरे इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपके मुंह पर हो जाएंगे। और कभी भी वही चीज़ें एग्जाम में आपके साथ जाएगी जो आपके मुंह में और आपके दिमाग में होगा। और मुंह और दिमाग दोनों को मिलाकर ही समझ बनता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि शिक्षक को बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। अब व्यक्तिगत कह रहा है, सामाजिक कह रहा है, इस दोनों में भूमिका निभानी चाहिए किसको, शिक्षक को। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब मेरे को गलत ढूंढना है। बच्चों को समाज में सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि जो हम लोग का सोशल कल्चर है, और प्रचलित मान्यताएं, यानी कि जो हम लोग का पहले से प्रचलित मान्यताएं आ रही है, ज्ञान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप टीचर हैं तो बच्चों को बताएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी, अगर हम लोग इतिहास क्यों पढ़ाते हैं कि वो जाने बच्चा कि हम लोग पहले कैसे थे, यानी कि वह समाज को बदलते हुए पहलू को समझे। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न सामाजिक योजनाएं और समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। विद्यालय में बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, बिल्कुल सही है। किसी एक ही परिवार का लड़के के लिए स्कूल नहीं बनता है, और उनकी सांस्कृतिक अलग अलग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए शिक्षक को बच्चों में अंतरा सांस्कृतिक भावना विकसित करना चाहिए। यानी क्या, कि वो एक दूसरे के कल्चर से सीखे, इसको बोलते हैं अंतरा संस्कृत, ठीक है, सांस्कृतिक। शिक्षक को सहकर्मी छात्रों और प्रधान अध्यापक के बीच मानवीय संबंध को स्थापित करना चाहिए। ये भी बात है, क्योंकि वो सहकर्मी है, छात्र है, तो उसके बीच अगर वो अंतःक्रिया करता है तो वाइगोत्स्की साहब के अनुसार वो लड़का आगे बहुत विकास करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। सामाजिक योजनाएं और गतिविधियों के लिए आप उसे उत्साहित करेंगे, नहीं, आप उसे प्रमोट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम। उसके बाद कह रहा है क्या, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। अब देखिए, बालक के विकास कर, आप लोग विकास को समझ गए हैं, ठीक है। अभी विकास को हम लोग और समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब देखिए, इसमें परिवार निभाता है, विद्यालय निभाता है, जनसंचार माध्यम निभाता है, पत्र पत्रिकाएं निभाता है। तो विकास यानी कि उसके सारे जितने संवेग हुआ, सामाजिक हुआ, बौद्धिक हुआ, इस शब्द में परिपक्वता सबसे ज़्यादा कौन भरता है, तो परिवार भरता है। यानी कि हमारा उत्तर परिवार यहाँ पर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, किस किस मतलब की विकास की बात करें तो सामाजिक विकास की, आनुवंशिकता, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक और खेल। अब देखिए, सामाजिक विकास में आनुवंशिकता का कोई लेन देन ज़्यादा नहीं है, माता पिता की शिक्षा का लेन देन है, शिक्षक का भी, खेल का भी। लेकिन हम लोग को बच्चे के अंदर सामाजिक विकास करना है तो सबसे अच्छा दुख सुख बोलने, एक दूसरे के संपर्क में आने में वह किस में सीखेगा, तो वह खेल में सीखेगा। यानी कि खेल हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वृद्धि और
विकास के बारे में कुछ और हम जानते हैं। ये तो हम जानते हैं कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है और विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि में क्रम के अनुसार नहीं होता। उदाहरण, अब देखिए वृद्धि कभी भी क्रम के अनुसार नहीं होती। कभी हमारी हाइट बढ़ जाएगी तो कभी हमारा वजन बढ़ जाएगा, कभी हमारा वजन कम भी हो सकता है। लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यानी फिक्स फिक्स का लीजिए तो उसका सीक्वेंस है, उस क्रम में विकास होता है। क्योंकि आप कोई बालक है उससे आप कहेंगे कि तुम लो बीएससी का मैथ सॉल्व करो, बीएससी का पेपर सॉल्व करो, तो ऐसा नहीं होता है। उसके एज की अवस्था के अनुसार परिपक्वता, क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा जब छोटे थे तब परिपक्वता वर्ड नहीं यूज करते थे कि अब मेच्योर हो गए हैं। लेकिन हम लोग आज खुद यूज करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग मेच्योर हो गए हैं, अब परिवार को भी देखना है, अपनी पढ़ाई भी देखना है, कोई हम लोग के बारे में बुरा भला ना बोल दे ये भी देखना है। तो ये एक थोड़ा सा क्रम का निर्धारण रखती है। अब देखिए वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि हम इसको माप सकते हैं कि वजन नाप दिए कि 45 की जो का है, 50 के जी के है आपके, हाँ आपके उंगलियों को हम गिन दिए। लेकिन विकास का हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक और मात्रात्मक, यानी हाँ वही जो मात्रात्मक होती है और विकास दोनों होता है। वृद्धि से होने वाले विकास कभी भी हो सकता है और नहीं, मतलब वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि ये नहीं है कि कोई 6 फुट लंबा है तो उसके पास बुद्धि जो 5 फीट है उसके बराबर ही है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। लेकिन विकास हो सकता है, ये नहीं है कि जो बौना है उसके पास बुद्धि नहीं आ सकता, उसके पास बुद्धि आ सकता है। इस बात को समझिए दोस्तों, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने आपकी हाइट बढ़ने से आपके अंदर बुद्धि आ भी सकता है, नहीं भी। लेकिन विकास बुद्धि वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि ये नहीं है कि आपका हाइट 6 फीट का होगा तब भी आपके अंदर बुद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सचिन तेंदुलकर ज़्यादा हाइट की नहीं है तब भी बहुत अच्छे क्रिकेटर है। इसका कोई मैटर नहीं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विकास हुआ है अपने गेम के प्रति। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, मतलब कि अगला प्रश्न क्या है। अगर इतना दोस्तों आप वृद्धि और विकास के बारे में इतना अंतर समझ गए ना, तो आप समझ जाइएगा ना क्या, कि आपको यहाँ से अब कोई भी दबा नहीं सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। अब किस चीज़ की बात कर रहा है, तो बात कर रहा है प्राथमिक सामाजिकरण का। यह कहाँ से शुरू होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो देखिए वास्तव में तो हम लोग का सामाजिकरण शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। अब बात समझते हैं हम लोग सामाजिकरण का प्राथमिक कारण। पुस्तकें और पत्रिकाएं, ठीक है, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। अब बताइए, अस्पताल के कर्मचारी बच्चे के सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कभी नहीं। माता पिता का कार्यस्थल, अगर आपके माता पिता मान लीजिए कि आप रह रहे हैं गांव में और आपके माता पिता रह रहे हैं मान लीजिए दूसरे जगह, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके कार्यस्थल से आपको क्या मतलब है? क्योंकि आपके कार्यस्थल पर वहाँ पर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुस्तकें और पत्रिका यह हो नहीं सकती, यानी कि निकटस्थ परिवार। अब परिवार के अंदर ये नहीं है कि आपके माता पिता भी, कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या कि और सामाजिकरण की संस्थाएं हैं, मतलब कौन कौन सी सामाजिकरण के सेकंड संस्थाएं हैं। विद्यालय और परिवार, हम लोग जानते हैं कि परिवार प्राथमिक है। परिवार और जनसंचार, परिवार इसमें भी प्राथमिक है। धर्म और परिवार, परिवार इसमें प्राथमिक है। तो विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण की द्वितीय संस्था होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है। अब देखिए इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को मैं इस मतलब कि प्रश्न में एक ऐसा चीज बताऊंगा कि कभी भी सामाजिकरण से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए समकक्ष व्यक्तियों का समूह, ठीक है। उसके बाद यह एक परिवार, खरीदारी या शॉपिंग, पुस्तकें। तो देखिए इसमें से समाजीकरण का संस्थान खरीदारी और शॉपिंग नहीं है। अब आप कहीं भी इसको नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि समाजीकरण की एजेंसियां क्या है। मुख्यतः इसमें 6 तत्व ही शामिल है। कौन कौन? एक परिवार हो गया, स्कूल और किताबें हो गया, साथी समूह हो गया, मतलब कि मीडिया हो गया, संस्कृति हो गया और धर्म हो गया। क्या क्या? परिवार, स्कूल की किताबें, साथी और समूह, मीडिया, संस्कृति और धर्म। तो देखिए इसमें खरीदारी वर्ड का ही हम जिक्र किए हैं, समकक्ष समूह भी है क्योंकि साथी समूह बने हैं, परिवार भी बोले हैं, परिवार भी है इसमें, फिर से पुस्तकें भी है, लेकिन खरीदारी और शॉपिंग नहीं है। तो यह हमारा सामाजिकरण की संस्था नहीं है। अब इसे कहीं आप लिख लीजिए, देखिए परिवार, स्कूल की किताबें, साथी समूह, मीडिया, संस्कृति और धर्म, यह हम लोग की सामाजिकरण की एजेंसी है, ठीक है। तो हम लोग की ये एजेंसी हो गई। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। अब देखिए स्कूल हम लोग का सामाजिकरण की पहले कौन सी संस्था है, आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए तो स्कूल सामाजिकरण की कौन सी संस्था है। देखिए दोस्तों जब तक आप लिखेंगे नहीं और आप बोलेंगे नहीं तब तक समझिए कि समझ विकसित नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्कूल सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। तो वही कह रहे हैं अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। यानी कि जब स्कूल जैसी समझ रखकर बच्चे जिसमें सीखते हैं वह सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, यानी कि वह क्या हो जाएगा, वह द्वितीय समाजीकरण हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता है। कह रहा है क्या, विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, मीडिया। तो अब बताइए सामाजिकरण में मैं विद्यालय का नाम लिया, परिवार का भी नाम लिया और मीडिया का भी नाम लिया, लेकिन भौतिक आधारभूत संरचना का नाम लिया, तो आप कहेंगे नहीं सर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों यदि आप कम ही प्रश्न को पढ़िए और समझ के पढ़ते हैं तो आपका मान लीजिए 25-30 जितना भी प्रश्न है वो आपके 100 प्रश्न के बराबर होगा, ठीक है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या सामाजिकरण की प्रकृति क्या है, अचेतन प्रक्रिया, फिर कह रहा है कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, फिर कह रहा है अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या सामाजिकरण की प्रकृति क्या है, तो अंतः क्रिया प्रक्रिया, यानी कि सामाजिकरण की प्रकृति क्या होती है, सामाजिकरण में क्या होता है, लोग आपस में क्या करते हैं, तो अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, तो अंतः क्रिया करते हैं। जैसे इसके और कुछ प्राकृतिक जानना चाहते हैं, जैसे कि यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, भाई ठीक है। व्यवहार में आजीवन संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। हम देखेंगे कि फलाना का बच्चा पढ़ रहा है तो अपने भी बच्चे को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ेंगे। शिष्टाचार और संस्कृति का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही है। आपका कई मुसलमान दोस्त हो जाता है, मतलब कि तो आप उसके यहाँ ईद में जाते हैं, वो भी आपके यहाँ दीपावली में आता है, तो ये कल्चर का लेन ही देन हुआ ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सामाजिकरण की प्रकृति क्या है, तो अंतःक्रिया प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, करें निम्नलिखित में से किस प्रकार के सामाजिकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब कह रहा है किसमें, किस प्रकार के सांस्कृतिक में विकास, किस प्रकार के सामाजिकरण करे, प्रारंभिक सामाजिकरण, पूर्ण सामाजिकरण, विकासात्मक सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के सामाजिकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो हम लोग का विकासात्मक सामाजिकरण होता है। क्या होता है, तो हम लोग का विकासात्मक सामाजिकरण होता है। अब देखिए
द्वितीयक समाजीकरण तो आप लोग जानते ही हैं। प्रारंभिक समाजीकरण आप जानते ही हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी के भविष्य के व्यवसाय, पदों, सामाजिक संबंधों और सचेत रूप से सामाजिक बनाया जाता है। पूर्ण समाजीकरण क्या है? यह जीवन में किसी विकास के भाग के रूप में नए रूप को अपनाने के लिए कुछ व्यवहार में संशोधन होता है, वो हम लोग का पूर्ण समाजीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन इसका उत्तर हम लोग क्या हो जाएगा? विकासात्मक समाजीकरण। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला और मुख्य कारक है। आप बताइए, विद्यालय सामाजिकरण का पहला कारक है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो दूसरा कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये तो बात है। सामाजिकरण में विद्यालय कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा है ही नहीं। विद्यालय सामाजिकरण में बहुत कम भूमिका निभाता है, यह हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यानी क्या कि विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसे यह पेडागॉजी का दिया जाता है, वैसे ही आप लोगों के पास हिंदी के भी मतलब कि प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, और दोस्तों कम ही समय में। तो दोस्तों, आप लोग एक बार जुड़कर और कुछ दिन भरोसा करिए, आप लोग को पेपर के टाइम बहुत चीज़ समझ में आएगा कि मौखिक हम लोगों ने जितने भी याद किए थे वही हमारे साथ पेपर में गया है। और दोस्तों, जाते जाते आप इस चैनल को अपना सपोर्ट दे दीजिए। वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया है और चैनल से जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ अपने साथियों को इसको फॉरवर्ड करिए कि देखिए यहाँ पर हिंदी का भी चलता है, पेडागॉजी का भी एमसीक्यू आता है, और शायद पर्यावरण का भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम लोग दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। और दोस्तों, कभी भी टाइम मिले तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। जाते जाते दोस्तों शेयर कर दीजिए। टेक केयर दोस्तों।